गुड इवनिंग, खुशामदीद बच्चों। फिज़िकल केमिस्ट्री का आप ये थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट पूरा किया हमने, सॉल्यूशन पूरा किया। आज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो इलेक्ट्रॉन से कवर की जाएगी। पहले स्टेजेस में अपचयन और ऑक्सीकरण। जो धातु इलेक्ट्रॉन निकालती है वो ऑक्सीकरण है, जो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचित हो जाती है वो अपचयन है। ऑक्सीकरण जितनी धातु हैं जो हमारे पास में मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स जैसे कॉपर है, चांदी है, गोल्ड है, मरकरी है, ये वीकर हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इसलिए ये मोस्टली अपचयन करती हैं। जो धातु हैं फर्स्ट सेकेंडरी ग्रुप वाली क्रियाशील धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इट मीन्स वो ऑक्सीकरण करती हैं। तो जो धातु हैं ये अपचायक हैं, दूसरे को अपचयित करती हैं, और जो अपचायक हैं वो क्या हैं, दूसरे को ऑक्सीकृत करती हैं। तो उल्टा हो जाता है ये कि यहाँ धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो वो ऑक्सीकरण होगा, ग्रहण करेगी तो वो अपचयन होगा। आज का टॉपिक है बेटे, आज तो पढ़ लो पहले अंजलि, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल का टॉपिक फिर आएगा आपका, कल देखेंगे, चलिए बताएंगे आपको ये, ठीक है। आपका पूरा चार्ट इशू कर रखा है इन्होंने कि टॉपिक किस डेट में टॉपिक क्या होगा, आप चार्ट देख लीजिए, उसे बता देंगे आपको ये। तो आज का टॉपिक जो है वो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। कल का टॉपिक आपके इसमें देखो कौन सा होगा। चलिए खैर, यहाँ अब ड्रामा जो शुरू होता है वो है पूरा हमारे पास में ये सेल। सेल में क्या है कि सेल में एक पार्ट कैथोड होगा, एक पार्ट एनोड होगा। इन सेल के बीच में ये रखा हुआ है साल्ट ब्रिज। क्या करता है ये, इस साल्ट ब्रिज में उदासीन लवण भरा हुआ है, पेस्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन पास हो जाएं और वो न निकल सके। ये कॉटन गॉज है ताकि वो बाहर ना निकल सके। इसका यूज सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये प्रवाहित कर दे, निकल कर ये एक साइड से सट जाएंगे। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जिस धारा में बहते हैं वैद्युत धारा उसके हमेशा अपोजिट बहती है। तो यह है आपका जिंक सॉल्यूशन। जिंक क्या होता है, जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कॉपर क्या होता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ जो इसने ऑक्सीकरण किया, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गए और धारा उल्टा हो गया, धारा अपोजिट जाएगी। इलेक्ट्रॉन की धारा हमेशा उल्टा बहती है, इलेक्ट्रॉन आगे जाके धारा पीछे जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इस जिंक से निकलकर यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, कॉपर को अपचयित कर रहे हैं। कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu, ये अपचयन कर दिया, इसलिए कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर पे चले गए, धारा कॉपर साइड से जिंक साइड में आ गई। अब इसका होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोड दो हैं, दोनों के ईएमएफ में डिफरेंस आएगा, जो इसका अंतर होगा वही कहलाएगा सेल का वैद्युत वाहक बल, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे निकालने का फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, राइट वाली कैथोड, ये रखिए दैट वन, कैथोड माइनस एनोड, देखिए ये आ गया। अब इसमें हमने इलेक्ट्रोड में देखिए जिंक क्या होता है आपको नहीं, अभी ये करता है ये ऑक्सीकरण और यहाँ होता है अपचयन। तो अपचयन कहाँ हो रहा है, राइट साइड में कैथोड पर। तो कैथोड माइनस एनोड, इसका हम ये निकाल सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि इसका वैद्युत आपका ये ई सेल ये है, इसका ई सेल ये है, इलेक्ट्रोड का अकेला का होगा तो इलेक्ट्रोड का होगा, और दोनों मिला दो तो वो सेल का होगा। तो इस इलेक्ट्रोड का ये है, इस इलेक्ट्रोड का ए और बी बांट दिया उसने। अब देखते हैं राइट साइड में जो है जहां अपचयन हो रहा है वो, गुड इवनिंग बेटा अंशु, तो ये है। तो क्रिया हो गई है, तो इनका जो अंतर आएगा वो उसमें वैद्युत वाहक बल पूरे सेल का हो जाएगा। अब इसमें स्टैंडर्ड होगा कि हम किससे तुलना करें कि इसका ज़्यादा इसका कम है, तो वह है शी।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या ऐसा आता है, नॉर्मल भी आता NHE, एक तो आता है इसका SHE, एक आता है NHE, दोनों एक ही है ये। S मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये है क्या, सब मानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड जो इसका ई सेल है, इसका E इज इक्वल टू हम इसे 0 मानते हैं। 0 नहीं होता लेकिन कुछ समय के लिए ज़रूर रहता है। इसमें क्या होता है ये कि यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस पास की, ये सॉल्यूशन कितना है 1m, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है। यहाँ हमने HCl का सॉल्यूशन भर दिया, ये है प्लेटिन गॉज, उसके लिए करंट पास होने के लिए, इलेक्ट्रॉन पास होने के लिए। तो इसमें अगर पास करेंगे तो यहाँ से बुलबुले निकलेंगे, तो ये हाइड्रोजन के दो रूप हो सकते हैं। हो सकता ये, हाँ बेटे अच्छा ये प्रश्न पढ़ लो, दो चीज़ें हैं ये कि यह है स्टैंडर्ड, इससे अगर ज़्यादा है या ज़्यादा कम है तो ये दोनों काम करता है, कहीं कैथोड के लिए कहीं एनोड के लिए। मैंने बताया कि जो नोबल मेटल्स हैं, कॉपर है, चांदी है, सोना है, मरकरी है, ये बहुत वीकर हैं, तो उस कंडीशन में ये एनोड भी काम कर सकता है, कैथोड भी काम कर दोनों ही काम करता है। ये देखिए कैसे, ये कंडीशन है उसकी। अगर ये काम करता है एनोड के लिए, काम करता है ये कैथोड के लिए, कंडीशन देखिए, एनोड पर क्या रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। क्या होता है एनोड पर, हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अपचन हो जाता है। ये एक कंडीशन आती है कि अगर रिवर्सिबल कंडीशन आ गई तो ई सेल 0 हो जाएगा। अगर हमारी क्रिया रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है, तो उस कंडीशन में हमारा ई सेल 0 होगा। तो यह है इलेक्ट्रोड, दोनों काम करेगा ये, कैथोड का भी एनोड का भी। डिपेंड करता है जो हमारा दूसरा सेल है वो क्रियाशील है या कमजोर है, वीकर है। देखिए यह है नर्स इक्वेशन। नर्स ने क्या कहा कि जो हमारा सेल का अगर हम निकालना चाहते हैं तो सेल में अपचयन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा। तो उसमें यह है स्टैंडर्ड, हर सेल एक इलेक्ट्रो सेल का स्टैंडर्ड अवयव निश्चित है ये। इसके अलावा क्या है ये, अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था। यहाँ केसी भी निकाल सकते हैं इसका आप। अपचयित अवस्था याद रखना कि जितने भी सॉलिड हैं इनका एक्टिव मास हमेशा यूनिट होता है। अब वो चूंकि धातु अपचयित हुई है, कैसे आगे वो ठोस अवस्था में, तो अगर हम एक इलेक्ट्रोड का लेकर चल रहे हैं तो जो अपचयित अवस्था है वो एक मानी जाएगी, चूंकि वो कैसी है, वो ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था का एक्टिव मास पढ़ा होगा 11वीं क्लास में आपने, ये एक्टिव मास 1 हो जाएगा ये। तो कंडीशन क्या बनी, ये है गैस आपका, ये गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन कितने अपने आदान प्रदान किए हैं, ई सेल टू रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ये भी डिपेंड करेगा। चलिए कैथोड माइनस एनोड बताया मैंने आपको, ये ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो आपने कह दिया। यहाँ एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन वाला, कैथोड क्या है, रिडक्शन वाला, तो वही सर जाती है। सेम कंडीशन, ई कैथोड राइट, ई कैथोड आपका माइनस एनोड ऑक्सीडेशन वाला। नट समीकरण क्या है, नट समीकरण किसी भी क्रिया के जो सेल है उस सेल का नेट विभव क्या होगा निकालने के लिए नट समीकरण आएगी। ये है सामने वाली। इसमें बताया था मैंने कि अगर इलेक्ट्रोड एक लेकर चलेंगे तो अपचयित अवस्था ठोस है, उसका एक्टिव मास यूनिट रहेगा, तो कंडीशन ये हो जाएंगी। क्यों कि जो ठोस है इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास कंडीशन है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये 2.303 RT इसकी वैल्यू निश्चित कर दी इन्होंने, कितनी है 0.0591, R 8.31 जूल, T 298, F क्या ये है फैराडे कांस्टेंट, इसका नाम है, मान कितना है 96,500 फैराडे कांस्टेंट निश्चित मान है। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है कितना होता है 98 डिग्री टू 98, R गैस नियतांक है,
8.314 जूल। तो ये सब वैल्यू निश्चित हैं, इन्हें गुणा भाग करने के बाद में इसका मान ये आता है। तो ठीक, तो ये हमारे पास समीकरण बन गए इसके लिए, इसका मान आप इस्तेमाल करेंगे हम ये। अब ये इसने क्वेश्चन दिया है कि इतने डिग्री पर अर्ध सेल के लिए गणना कीजिए। इसने दिया है ये है Ag, क्या है ये Ag प्लस, क्या हो गया, अपचयित हो गई। इसका इन्होंने ये Ag की सांद्रता दी है, ये वाली कंडीशन, ये इसने मान दिया है इसका ई स्टैंडर्ड, ये आ गया, समान आ गए, मान रख दो, उत्तर आ जाएगा ये दैट वन। ये क्या है, M कोई धातु है, N क्या ये, इस पर कितना आवेश है, इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ये जितना आवेश N यहाँ पर है वही N यहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ किसने किया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, एक ग्रहण किया, N = 1। सांद्रता आपको कितने दी है इसने, 0.1 दी है सांद्रता, आपको पीछे देखी थी अपने, ये सांद्रता, ये इसकी सांद्रता है, ये इसका ई नेट, ये नंबर N है, मान रखो, उत्तर आ गया सीधा, कुछ नहीं है। अगर आपको मालूम है कि ये N कितना है और आपका T कितना है, इन सबके निश्चित फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला रखो, मान रखो, उत्तर आ गया। बिल्कुल एक बनाना, इसमें 1 मिनट क्वेश्चन में नहीं है, नंबर आपके 2 आ जाएंगे आराम से इसके अंदर। तो क्या है ये, हमें पता है फार्मूला क्या है, कि फार्मूला हमारे पास में ये रही वैल्यू जो मैंने बताया था आपको, ये RT/F 2.303 RT/F, ये सब मान रख के पॉइंट कितना आता है 0.1। तो ये फार्मूला बिल्कुल इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए, कैसे कहते हैं, अर्ध सेल, हाफ सेल इलेक्ट्रोड के लिए ये है। 2 सेल कर दोगे तो उसमें फिर एनोड कैथोड आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मान रखा आपने, उसका उत्तर आ गया ये। सेम उदाहरण ये भी है। हाँ, इसने चेंज क्या है, देखिए, इतने आपने जिंक सल्फेट लिया, इतने ताप पर उसमें आपने ये रिएक्शन किया, इतने % वो वियोजित हुआ, कितना था हम पे, 0.1 था, पूरा वियोजित नहीं हुआ। 0.1 M सॉल्यूशन में से 95% अपचयित हुआ, उसका हम बाहर निकाल लेंगे, ये रखा 0.1 का 95%, 95/100, तो ये जो मान है वो इतने मोल है, ना कि 0.1 मोल। ये क्या था यहाँ 0.1, तो 0.1 में से केवल इतना ही मान डिपॉजिट हुआ है, तो ये उसकी सांद्रता हो जाएगी M वाले की। अब ये इसने स्टैंडर्ड, ये रखा स्टैंडर्ड वैल्यू, जो तुम्हें देगा माइनस प्लस, हम क्या चल रहे हैं, हम लेकर चलें अपचयन के लिए। अगर आप चेंज करोगे ऑक्सीकरण के लिए तो साइन चेंज भी कर देंगे, अगर हम ऑक्सीकरण कंडीशन लेकर चलेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, इसलिए चेंज मत करना। एक देखिए अपचयन का, क्यों अपचयन करोगे तो क्या होगा, उसमें साइन में गड़बड़ हो जाएगी। अगर दोनों साइन खराब हो गए तो क्या होगा, क्वेश्चन भी 0 कर देगा आपको, इससे ध्यान करना। सिर्फ एक लेकर चलिए आप अपचयन विभव के लिए, अपचयन विभव स्मिथ प्लस से उदासीन हो गया, ये लेकर चला मैंने। इलेक्ट्रॉन कितने, ये हो गया स्मॉल n, ये हो गया आपका Zn, ठीक है। इसमें ये फार्मूला क्यों क्या, ये कि ये अपचयित है, मान रखो इसके, और सीधा इसका उत्तर आ गया, कुछ करना ही नहीं है। ध्यान करना ये कि अगर वो 95% न कहता तो 0.1 लेते, क्या कहा उसने, न केवल 95% डिपॉजिट हुआ है, अपचयित हुआ है, या कैथोड पर जमा हुआ है, तो क्या है, तो मैंने सांद्रता उसकी कितनी होगी, कम हो जाएगी ये। अब देखो उसने फिर कहा गया कि जिंक के लिए, कि जिंक का आई इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। उसने दिया है आपका स्टैंडर्ड, R के मान, F के मान सब दे रखे, हमें क्या करना है इनका, हमें तो पता है कि 2.30 RT/F का मान 0.059 या 0.0591 है, वो लेकर चलेंगे, हमें क्या दे दो, तुम्हें तो याद है वो। तो इसे याद रखना, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, कितना ध्यान करना कि इलेक्ट्रॉन 2 गए हैं या 1 गए हैं, चूँकि N नीचे है, अगर आपने 1 का 2 कर दिया तो मान आधा हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ध्यान करना इस बात का, ये R हमें देखने कुछ नहीं है, ये रखा पूरा मान, हमें क्या जरूरत निकालने के लिए। तो ये सारा जो इसने दिया है, ये वाला ये
हमें करना है क्या इसका, ये सारे का छोड़ दीजिए, बताइए। ठीक, इसमें मान रख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा ये। तो क्या है ये, सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है और बहुत आसान है ये आ गया वो केसी वाला। अगर समीकरण हमारी उत्क्रमणीय हो जाएगी तो यहाँ केसी भी आएगा। केसी मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या होता है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। केसी कह दीजिए, एनोड अपॉन कैथोड कह दीजिए, या फिर केसी कह दीजिए, दोनों एक ही जाएंगे। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये तो हमने एक स्टैंडर्ड फार्मूला, इसे याद रखिए। एक आपने लिखा था सिंगल वाले के लिए 1/mn की पावर n वाला, वो सिंगल के लिए था। ये जब दोनों साइड में दो ही इलेक्ट्रोड हमने इस्तेमाल किए हैं, चालकता बताएंगे से बात, चालकता रिपोर्ट बेटा आगे ये। तो ये हमारे पास में क्या लिखा है, ये जो ई सेल है आपका, क्या लिखा मैंने निकले उनके लिए कि इक्विलिब्रियम पर ई सेल इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो यहाँ 0 हो गई, इधर ले आइए, ये कैसे निकल आएगा आपका ये। तो ये भी एक फार्मूला आ गया, ये दिस वन। तो ये फार्मूला है, एनोड कैथोड सांद्रता दी है आपको, तो वो फार्मूला है, प्लस एक आपके पिछले क्या था वो। ये सारे फार्मूले आपके काम आएंगे। केसी भी एक दो बार एग्जाम में आ चुका है कि इसका केसी ज्ञात कीजिए, केसी ज्ञात कीजिए, उसका फार्मूला ही आ गया। अब यह है कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता क्या है कि अगर हम किसी विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो चल जाती है वो, इसे चालकता कहते हैं। वहाँ धातु होगी, वो उस चालकता का प्रतिरोध करेगा, उसको वो रोकेगा। तो चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। चालकता समानुपाती या 1/r रेसिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी उसकी प्रतिरोध रेसिस्टेंस पर भी निर्भर करेगी। अब जो हमारा रेसिस्टेंस है वो ये है आपका सेल की लंबाई, और ये है आपका सेल का प्रक्षेत्रफल। तो दोनों लेके चलेंगे तो R समानुपाती सेल की लंबाई, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद अनुपाती किसके, जो उसका प्रक्षेत्रफल है। तो यह है कंडीशन। अब हमने ये क्या है, R इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दिया आपने, L/A। अब ये तो है रेसिस्टेंस, ये नया कांस्टेंट आ गया, यह है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध है। R प्रतिरोध जनरल, लेकिन जब R के साथ में आ गया ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो R का विलोम कर देंगे, इनवर्स कर, रिवर्सिबल कर दें आपका, ये कर देंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो बन जाएगी कंडक्टिविटी। ये R क्या है, ये इसका मात्रक है रो, इसका मात्रक है m, ओम का उल्टा मो। विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। ये रख चाहिए, ये कंडक्टेंस के, जो हमारा कंडक्टेंस है वो रेसिस्टेंस के विद अनुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1/r होगा। जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा कंडक्टेंस कम हो जाएगा, जितना R कम होगा कंडक्टेंस अधिक से अधिक हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो धातु है, जो मेटल है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी कैसी होगी, चालकता कैसी होगी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक के लिए। यह है काप्पा, हमने निकाला था अभी, ये तो है रेजिस्टेंस, ये निकाला था आपने अभी रो, RH रो। यह है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आपका रेजिस्टेंस। ये इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ये बन जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसका नाम है। ये C तो है कंडक्टिविटी और ये है काप्पा। क्या है ये, नहीं लिखा इन्होंने, इसका नाम है काप्पा, ये दैट वन काप्पा। ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। सेम कंडीशन इसकी भी यही है। काप इज इक्वल टू, वो था क्या था वहाँ था C इज इक्वल टू 1/r जनरल के लिए,
चालकता, अभी इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये कंडीशन ही आ गई कि अगर R है तो कंडक्टेंस और रो है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चाल प्रतिरोध, उसका रिवर्स जाएगा ये कप्पा। ये फार्मूला आ गया। अब रो के हमने मान देखे थे अभी पीछे, ये रहा। इससे यहां से हमने रो का मान निकाल लिया। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये मान मैंने वहां पुटअप कर दिए, ये आ गए। ठीक है, तो ये कप्पा का यूनिट आ गया। आर क्या है, रेसिस्टेंस। कप्पा के एक लैटिन वर्ड है ये कप्पा, और के ना होकर ये स्पेशल के नहीं है, ये छोटा सा के टाइप का है, ये के नहीं है, के टाइप का है ये। तो इसे कप्पा कहा रोमन भाषा में। क्यों कि जितनी भी हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ पढ़ रहे हैं वो सब रोमन भाषा में है, क्योंकि रोमन भाषा ने सारी दुनिया के जितने भी ये आपके साइंटिस्ट थे उन सबको चेंज कर लिया लैटिन भाषा में। सरकार थी उनकी, हुकूमत थी उनकी, ताकत में थे, काबिल लोग थे, ट्रांसलेट कर दिया। इसलिए सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ लैटिन भाषा में आ गई। तो मजबूरी क्या है, हमें लैटिन भाषा ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये के ना होकर कप्पा है ये। विशिष्ट चालकता, मैंने बताया मैंने आपको ये कि चालकता तो आम सेल में होगी, अगर उसे हमने विशिष्ट प्रतिरोध कर दिया जो आर समानुपाती किया हमने एल अपॉन ए वाला, वो क्या होगा, ये तो है चालकता के लिए जो आर समानुपाती था उसका समानुपाती गुणांक भगाने के लिए नियतांक, वो हमने रो लिया है। रो है स्पेसिफिक क्या है, रेसिस्टेंस, उसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये मैंने कि विशिष्ट चालकता। चलिए, ये उसका मात्रक आ गया। अब देखो कंडीशन आती है, एक होता है इक्विवेलेंट तुल्यांक और एक होता है मोलर। अगर हमने किसी भी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया तो जो आयन चल रहे हैं वो तुल्यांक चालकता, 1 मोल घोल दिया तो इलेक्ट्रॉन तो आपका जो चल रहे हैं आयन वो कहलाएंगे फिर मोलर चालकता। इट मीन्स आयन, जो धातु आयन हैं उनकी चाल, उनकी चालकता डिपेंड करेगी, 2 तरह की है, ग्राम इक्विवेलेंट या मोल, दोनों में अंतर नहीं है। भार बटे तुल्यांकी भार, ये बन गया ग्राम इक्विवेलेंट। भार बटे अणुभार, ये बन गई मोलरता, मोलर। तो मोल, अगर मोल घोलोगे, 1 मोल घोला आपने V लीटर में, V ml में, तो क्या बन गई, ये चालक जो धातु आयन दौड़ रहे हैं ये कहलाएगा मोलर चालकता। और अगर आपने एक तुल्यांक ले लिया तो इसी का नाम बन गया तुल्यांक चालकता। यह है तुल्यांक चालकता। विलयन के एक निश्चित आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक, इन मीन्स W बटे E, ये भार घोल दीजिए आप तो ये कहलाएगा ग्राम तुल्यांक। इसमें जो भी चाल होगी, जो भी गति होगी धातु आयन की, वो तुल्यांक चालकता। लैम्डा इन्फिनिटी से, यह है लैम्डा, लैम्डा EQ मीन्स तुल्यांक। कि 1 ग्राम तुल्यांक में क्या होता है, ये सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो शायद बेटे पढ़ लो, ठीक है बेटे आ गया ये। अब देखिए ये इक्विवेलेंट क्या होता है, ये कि सांद्रता इज इक्वल टू 1/V। क्या अगर हमने 1 ग्राम तुल्यांक घोला है तो ये है C, इसलिए V इज इक्वल टू C। ये नीचे है ऊपर आ गया, तो ये एक फार्मूला बन गया कप्पा इंटू V। हाँ, एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है अक्सर ये कि चालक स्पेसिफिक चालकता कप्पा का मान तनुता बढ़ाने पर घटता है कि बढ़ता है। यहाँ पर आ गया, क्या हो गया यहाँ, कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन V। तो जितना भी आयतन बढ़ेगा कप्पा का मान कम हो जाएगा। याद रखिए कि तनुता बढ़ाने पर कप्पा का मान घटता है, क्योंकि आयतन उसमें नीचे आ जाता है। तो
ये मान भी घट रहा है, ये मान भी घट रहा है, इट मीन्स चालकता यहाँ घट जाएगी। कॉलश का नियम पुनरावृत्ति इसके बाद आएगा, वो भी इन्हीं के लिए है। चलिए अब ये फार्मूला ने नया ले लिया, हमें पता है W इजुकल टू NeV/1000 सूत्र नॉर्मलता का है। अब मैंने क्या किया, ये W/E इजुकल टू NV/1000 क्या बन गया, ये तुल्यांक। तुल्यांक इजुकल टू क्या लिया मैंने, ये तुल्यांक बराबर मैंने 1 लिया है, तो क्या हो गया N इजुकल टू 1000/V। ये आ गया यहाँ मैंने V का मान रख दिया, इस V का मान क्या आ गया, ये 1000/N ये रखा। तो एक फार्मूला तो बन गया आयतन के लिए, एक फार्मूला बन गया नॉर्मलता के लिए। फार्मूला ये है, एक फार्मूला तो ये है कि क्यों हमें जो मान देगा उन मान को डायरेक्ट सूत्र में रखो, उत्तर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा यूपी बोर्ड में नहीं आएगा जो आपको घुमाऊ फिराऊ करेगा। ये इसलिए क्या है, ये सीधे फार्मूले हैं, फार्मूले लिख लो, याद कर लो। कंप्लीट कोर्स आपके बोर्ड पर है, इसको बार बार देखो। फार्मूले मैंने बॉक्स में किए हैं, जो भी मान आपको दे मान रखो, उत्तर निकाल लो। सीधे फार्मूला बेस न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं ये, ठीक। तो ये आ गया नहीं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसे घोल दिया 1 मोल। अब मैंने 1 मोल घोल दिया, मोलर बन गई। कोई मात्रा निश्चित घोली आपने तो सब चालकता, ग्राम तुल्यांक घोल दिया तो तुल्यांक चालकता, और 1 मोल घोल दिया तो मोलर चालकता। तीनों कंफ्यूज मत होइए। क्या है कि अगर हमने कोई मात्रा निश्चित नहीं रखी है, नहीं, बट वही चीज सारी सामने ये कि जो हमने V लिया था, यूँ तो V लिया था कि हमें जो मोस्टली हमें वो आयतन देता है। हमें क्या कहा, हमने तो 1 ग्राम तुल्यांक लिया है, तो 1/V हमने लिया है, 1 ग्राम 1 मोल लिया है, तो 1/V। तो क्या होगा, V निश्चित नहीं है, बताएगा आप कितने ग्राम अपने 10 ml में घोला, 20 ml में घोला, 50 ml में घोला, वो तो है। लेकिन शर्त क्या है कि 1 ग्राम तुल्यांक की भार हम लेकर चलेंगे तुल्यांक की चालकता के लिए, और 1 मोल लेकर चलेंगे मोलर चालकता के लिए। बिल्कुल सेम कंडीशन ये आ गई। लैम्डा इक्वल टू κ/cm। cm क्या है, ये मोलर सांद्रता, वहां थी CeQ, इट मीन्स तुल्यांक सांद्रता। इसका फिर आगे जैसे मान रखा आपने, ऐसे ही मान रख उठा के अपने ये V की जगह एक फार्मूला ये बन गया। वहां था VEQ इज इक्वल टू κ/VEQ। EQ मीन्स इक्विवेलेंट तुल्यांक। नेक्स्ट बन गई ये, वहां नॉर्मलता थी, यहां चेंज होकर ये मोलरता आ गई। निश्चित फार्मूला है। अब इनमें रिलेशन क्या है, ये वहां था 1000/n, इन्हें डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद फार्मूला ये बन गया स्पेशल वाला। क्या किया मैंने, ये किया आपका लैम्डा EQ/λm इज इक्वल टू 1000/n/1000/m। n ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होता है वो भार बटे तुल्यांक की भार। अणुभार क्या होता है, भार बटे अणुभार, ये मोल हो गए, इन्हें काट लीजिए, अणुभार बटे तुल्यांक भार आ जाएगा। ये एक फार्मूला ये बन गया। ये अभी जिक्र था पुष्पराज का कॉलश लॉ। लैम्डा ये जो चालकता है आपको मोलर या तुल्यांक, उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं या टो कर दीजिए आप, ये दोनों जायज़ है। कुछ किताबें इसे लैम्डा करती हैं, कुछ किताबें से टो करती हैं, तुम्हारी कोई इसमें पढ़िए, जैसे तुम्हें याद है ऐसा कर दीजिए, दोनों जायज़ है। लेकिन उत्तर सही आना चाहिए। इन दोनों क्या है कि मैंने बताया कि सब फार्मूला बेस न्यूमेरिकल बोर्ड में आएंगे। अगर पता है आपको कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट कंडीशन में आएगा, पाल में रखो, मान रखो, उत्तर आ गया। बिल्कुल नहीं घबराना, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन ध्यान पढ़ना प्रॉपरली। ठीक, ये संबंध आ गया।
अब कॉलाश ये कहते हैं कि नहीं, बता दें मैंने आपको ये कि अगर 1 मोल घोल दिया, ग्राम मोल 1 मोल घोल दिया आपने तो मोलर चालकता, ग्राम तुल्यांक घोल दिया आपने तो ग्राम तो तुल्यांक चालकता, दोनों कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों का फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ नॉर्मलता मोलरता में अंतर आ जाएगा। ये ठीक क्या कहते हैं कॉलाश ये कहते हैं कि अगर हमने किसी भी अपघटे को तनुता में अनंत कर दिया, पानी मिलाया, एक सीमा आ गई, उसके बाद आयनन नहीं होगा, तो जब इसे कहते हैं अनंत डाइल्यूशन, इनफाइनाइट, अनंत तनुता आपने बहुत बढ़ा दी, एक सीमा है टूटने की, आयनीकृत होने की, जितना भी आयनीकृत हो गया उस सीमा खत्म, आप कितने पानी मिला दो आगे नहीं बढ़ेगा। वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में जब तनुता आपने अनंत कर दी, उनका वियोजन आयनन निश्चित हो गया, तो जो कटायन और एनायन है, जो धनायन और एनायन है, इनकी चालकताओं का योग कर दो, वो उस अपघटे की चालकता बन जाएगी लैम्डा इनफाइनाइट मोलर चालकता। ये एनायन कैटायन की आ गई, प्लस मिस धनायन एनायन कहाँ, ये इनफाइनाइट। जब तनुता आपने अनंत कर दी तो उस अनंत पर जो उसका लैम्डा होगा चालकता होगी कैटायन की, एनायन की मिस धनायन की और ऋणायन की, उनका योग कर दो दोनों का, वो उस अपघटे का बन जाएगा। तो लैम्डा एम मोलरता, ये एक्स क्या है, ये एक्स और वाई है, कितने इलेक्ट्रॉन आपने, जैसे बोला Ag2 है तो 2Ag आ जाएगा, Zn प्लस प्लस देगा तो किस संख्या कितने आयन बनेंगे। अगर हो सकता है ये कटायन 2 बनने हैं, एनायन 3 बनने हैं, तो y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ये उसके आयनों की संख्या है। जैसे Al2O3 है, Al के 2 आ गए, CuSO4 है, CO का 1 रह गया, Ag2 AgCl है 1 रह गया, तो इट मीन्स कितने उसके उस समीकरण में, उस विलयन में, तनुता वाले में कितने आयन हैं, उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे आपका आपका CH3CON है, Al2O3 है, Al2 होल थ्राइस, ऐसे 4 होल थ्राइस हो सकता है। ये तो क्या है, ये डिपेंड करता है नंबर उसका। तो जो उसकी अनायन और कटायन की चालकताएं, उनका योग कैथोड पर, कैथोड कहाँ है, राइट साइड वाले में, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपचयित करते हैं। जहाँ माइनस होगा वहाँ कैटायन जाएगा उदासीन होने के लिए, तो माइनस वाला कैथोड हो जाएगा। चलिए ये आ गया, इसका देखिए, इसका क्या करते हैं समझाए। देखिए ये आपका है, ये HCl, एक H का है एक Cl का है, तो एक H की एक Cl की, ये रहा Na2SO4, तो Na के 2, ये X हो गए, Y का 1 रह गया। Al2SO4 थ्राइस, कितने L के 2, ये X हो गया, कितने इसके 3, तो ये Y हो गया। तो ये X था, ये Y था। जितनी भी उसमें हमने कटायन एनायन दोनों होंगे अपघटे में। मैंने बताया कि अनंत तनुता पर आयनन की क्षमता खत्म हो जाती है। कब तक करेगा, आपने तनुता 10 ml बढ़ाई, 50 बढ़ाई, 100 बढ़ाई, आपने 500 ml बढ़ा दिया, अब क्षमता टूटने की खत्म हो गई। तो जब उसका आयनन कंप्लीट हो गया, अनंत पे आ गया, तो अब उसमें कोई आयन नहीं बढ़ेगा। तो जो उसमें धनायन है, ऋणायन है, उनकी चालकताओं का योग उस अपघटे का चालकता कहलाएगी मोलर कंडीशन में। इसलिए मैंने बताया आपको यही, इसमें क्या होगा कि इसमें जो दुर्बल अपघटे हैं उनकी चालकता मापना बहुत मुश्किल है। तो हम ऐसे 2 लवण लेते हैं जिनमें हमारे अपघटे के आयन आ जाए। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल तुम्हारे इसमें है, वह है CH3COOH, बहुत दुर्बल है। पाराशर जी, ये अभी हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अभी 2 चैप्टर और रह गए, उसके बाद फिर आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो एस ब्लॉक और ये सबका ना पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो उसमें आगे चल कर आएंगे, बताएंगे उन्हें भी आपका। चलिए ये आ गया ये। तो अब इसमें जो आयन है एक माइनस एक प्लस, इसकी चालकता निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्बल है ये, क्योंकि जो हम लोग खाते हैं वो दुर्बल खाते, हम खाते हैं सिरका, क्या होता है सिरके में एसिटिक एसिड बहुत दुर्बल है, हम खा लेते हैं। अगर परबल होता तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो डैमेज करता है, इसलिए इसकी चालकता निकालने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ऐसे दो लवण लेंगे जिसमें दोनों आयन आ जाए। ये है CH3 COO NaCl। अब हम इसकी एक Na की प्लस की Na की प्लस की निकाल लेंगे इसको। ये क्या है इसमें HCl परबल है, ज्ञात है हमें, NaCl परबल है, ज्ञात है हमें। अब ये तो बहुत दुर्बल है, इसकी तो हमें ज्ञात ही नहीं है। ज्ञात कह तो नहीं निकला आसानी से ये, लेकिन बहुत कम टूटता है, इनके मान बहुत कम है, इसे मेज़र नहीं कर सकते हम। इसीलिए क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग है, जो इसके संबंधित है, ऐसा लवण लेंगे जिसमें दोनों आयन मिल जाए हमें। ये तो इसमें मिल गया, तो एक तो लैम्डा इसका निकाला हमने, एक इसका निकाला लैम्डा, इनको एडजस्ट कर लेंगे निगेटिव पॉजिटिव में, ताकि हमारा आयन ये बन जाए। तो क्या हुआ, तो इसका उपयोग यह है कि सिर्फ कुछ नहीं है कि दुर्बल अपघटे की चालकता को ज्ञात करने के लिए कॉर्लाश के नियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखा होगा आपने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि कॉपर पर आपने चांदी चढ़ा दी, कॉपर पर आपने सोने की परत लगा दी, इलेक्ट्रोलिसिस है वो, वैद्युत अपघटन है। फैराडे ने इसके नियम दिए हैं। फैराडे के दो नियम हैं, एक है प्रथम और एक है द्वितीय। वो ये कहते हैं कि जब भी हम वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कैथोड पर जो भी अवक्षेपित होगा उसका भार आवेश के समानुपाती होगा। प्रथम नियम कि अगर अपघटन में जो भी कैथोड पर धातु अपचयित होगी उस धातु का भार उस आवेश के समानुपाती होगा। ज़्यादा आवेश होगा ज़्यादा बटन होगा, कम आवेश होगा तो कम अपघटन होता। तो अक्सर लोग जेवर बनाते हैं, चांदी पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी सोने की, सोने का हो गया, कॉपर पर चांदी कर दी, सोना कर दिया, तो क्या उसका जितने आप आवेश प्रवाहित करोगे वो आवेश उतना ही ज़्यादा अवक्षेपित करेगा। यह है प्रथम नियम। द्रव्यमान उसके कुल आवेश के समानुपाती होता है। W समानुपाती क्यों पढ़ा होगा आपने, ओम का नियम, वहां था ये रहा, I धारा, T टाइम, कितने सेकंड में कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित की, कितने समय तक की आ गया, ये समय बराबर हो गया ये उसके भार के लिए। यहाँ ये समानुपाती चिन्ह भगाया मैंने तो ये आवेश आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, और ये फार्मूला बन गया W = ZIT, और Z होता है E/, फैराडे कांस्टेंट। इट मीन्स तुल्यांकी भार को अगर हम भाग कर देंगे फैराडे कांस्टेंट से, कितना 96,500 से, तो वो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये निकाल सकते हैं हम तुल्यांकी भार से, हर एक अलग अलग डिपेंड करेगा। ये है आपका सेकंड नियम। हमने बहुत सारे सेल ले लिए 1 2 3 4 सीरीज में। वो कहते हैं कि जो इन पर हम ले रहे हैं एक समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जो उस पर मास डिपॉजिट होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। हम निकालते हैं W1 W2 E1 E2। W क्या है ZIT, तो यहाँ I भी समान है, T भी समान है, क्यों सब में एक समान प्रवाहित कर रहे हैं, तो I समान T समान, तो क्या बन गया ये Z1 Z2 = E1 E2। क्या पता लगी, बताया था मैंने आपको कि Z क्या है, ये Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसका मान बताया था मैंने।
आपको याद रखना चाहिए कि जब भी Z का मान निकालेंगे तुल्यांक की भार को फैराडे कांस्टेंट से भाग कर देंगे, वही उसका इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रसायन तुल्यांक हो जाएगा उसका वो। ठीक, अब इस पर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ करिए, देखिए कॉपर सल्फेट के इतने एम्पियर, ये बन गई आपका आई, 1 घंटे तक ये टी बन गया। हमें चाहिए सेकंड में, कितना हो जाएगा सेकंड में? ये 60 इंटू 60, इट मीन्स 3600। हमें सेकंड चाहिए, आई चाहिए एम्पेयर में, गिवन है। ठीक, हम घंटे में दिया, हमने चेंज कर लिया। अब ये देखिए Cu प्लस प्लस क्या होता है? ये होता है Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Cu। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 2, तो अणु भार को 2 से भाग कर दो। कितनी है? क्या लिखा? भार बटे संयोजकता पर। तो क्या निकाला हमने? कितना हो गया ये तो हो गया आपका इसका E, ये T और ये I। इसका मान रखो, उत्तर आ गया सीधा रखा। ठीक, क्या बताया मैंने आपको? ये फार्मूला बेस मान होंगे सारे। तो लेंगे बाहर निकाला आपने, मान रखा Cu की मात्रा इज इक्वल टू ZIT, ये रखा। फार्मूला बेस है ZIT, Z आपका है E/F, I दे रखा, T दे रखा, मान रखो, उत्तर आ गया ये। तो ये सारे क्या है? ये सब के सब फार्मूला बेस है। अब ये आता है कोरोजन, पढ़ा होगा ना, जंग लगना। जितनी भी ये नोबल धातु हैं, कॉपर है, ये आपका लोहा है, इन सब पर जंग लग जाता है। जो ऊपरी भाग है उस पर थोड़ा डस्ट बच जाता है, वह खराब हो जाती है लेयर। इट मीन्स जो उसका गुण था धातु होने का, वो गुण खत्म हो गया उस पोर्शन पर, इसलिए उसे कहते हैं कोरोजन, संक्षारण, टूट जाना। उसमें जो भी चीज़ है उस पर उसका एक तो वेट लॉस हो जाएगा, प्लस उस पर जगह जगह निशान पड़ जाएंगे। कल देखा ना, जंग लगता वो झड़ता लाल लाल सा, तांबा देखिए उस पर निकलता, तो क्या है वो? जंग लगना। इसे कहते हैं कोरोजन। इसमें क्या है कि जो हमारी उस पर अगर कोई सरफेस स्मूथ नहीं है, चिकन नहीं है, कोई गड्ढा है, तो उस गड्ढे में अगर ड्रॉप आ जाएगी तो इस वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे CO2 गैस है, घुल गई पानी के अंदर, क्या लगा उसमें? बन गया कार्बोनिक एसिड। SO2 गैस है, क्या बन गया उसमें? सल्फोनिक एसिड। NO2 गैस है, क्या बन गया उसमें? नाइट्रिक एसिड। तो एसिड की विशेषता इलेक्ट्रॉन को वो क्या निकालते हैं? H+ निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो धातु उस रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो जो आपने H+ आयन निकाले हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन हमारे धातु से आएगा। तो धातु काम एनोड का कर देगी। दान करने के लिए जितने धातु आयन अवक्षेपित होते रहेंगे, इतना ही उसमें जंग लग जाएगा। ठीक, डिपेंड किस करती है? एक तो उसकी क्रियाशीलता, जितने आपके धातु हैं बहुत क्रियाशील हैं, वो जल्दी जल्दी वो कोरोजन कर लेते हैं। सबसे अच्छी एग्जाम्पल है लोहा, बहुत क्रियाशील है, फौरन जंग लग जाता है। चलिए, क्रियाशीलता हो गई। अब अशुद्धि आ गई। अगर उसमें अशुद्धि होंगी तो अशुद्धि क्रिया को बढ़ाने के लिए काम करती हैं। तो जो क्रिया धातु की इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता को बढ़ा देती हैं, तो कोरोजन भी बढ़ जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्या है? ये अशुद्धि जल में उपस्थित अपघटय। अपघटय क्या होते हैं? जो आयनों में टूट जाते हैं, जैसे H2CO3, CO2 गैस आई, पानी में घुली, क्या बन गया? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बन गया। क्या निकालेगा वो? H+ बाइकार्बोनेट आयन। SO2 घुल गई तो क्या बन गया? H2SO3, H+ निकालेगा। अगर ऐसी चीज आगे तो क्या गई है? ये उसको और बढ़ाएंगी, ज्यादा कोरोजन होगा। ठीक, वायु में गैस उपस्थित है, मैंने बताया था आपको, ये SO2, NO2, CO2 या NO, वो सब अम्ल बनाती हैं, उसको बढ़ाती हैं। अब देखो लोहे का जंग दिखाते हैं।
ये CO2 हमारे वायुमंडल में है, उस पर पानी की जैसे चिकना गड्ढा, ये पानी की बूंद गिर गई, उसमें CO2 गैस घुल घुल के क्या बना दिया उसने, कार्बोनिक एसिड। विशेषता क्या इसकी, ये टूटता है H+ में, H+ आगे क्या करेंगे, ये आयन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता। आयन हमेशा अपने आप को करने के लिए हमें अपोजिट आवेश चाहिए। वैक्यूम में कोरोजन नहीं होता, चूंकि वैक्यूम में एयर नहीं है, पानी है इसके ऊपर, तो उस पर जंग नहीं लगेगा, क्रिया नहीं होगी। ये आ गया। अब यहाँ रिक्वायरमेंट पैदा की इस गड्ढे ने, इस एसिड ने, कैसा हमें H+ चाहिए। अब H+ क्या आएगा, वहाँ तो धातु है, अब ये काम धातु को मजबूर होकर करना पड़ेगा। क्या करेगा धातु, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने आप को मजबूर होगा कि भाई चलो सप्लाई करते हैं, डिमांड हो गई तो सप्लाई बढ़ेगी। इसलिए ये धातु यहाँ निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकाले इसने। ये इलेक्ट्रॉन निकाले किसके लिए, ये बैठे फकीर कि जो दो अल्लाह के नाम पर, तो क्या होगा ये, तो जब तक ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी, तो वो नहीं टूटेगा। इसलिए मजबूर कर रहा है ये H+ कि भाई इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हमें। इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये लॉस हो गया हमारे आयन का, धातु का, तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। जो है जो आपको लगता है ये तो लोहे के वो ऑक्साइड्स हैं, टूट गया वो। चलिए अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिकल, ये पोर्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इस पर क्वेश्चन जरूर बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्यों कि इनको क्रियाशीलता के क्रम में रखो। हमने सेल बनाया, क्रियाशीलता तो क्या रखा, अगर हम इन धातुओं को घटते हुए मानक अपच इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में रख दीजिए। जितना माइनस है नंबर 1 पर, कम माइनस नंबर 2 पर। देखिए -8, 0.8, -0.7, तो मैं ये नहीं कर रहा कम है ये, कि जितने माइनस वैल्यू ज़्यादा होगी इतना अपचयन ज़्यादा होगा। माइनस वैल्यू कम होगी, -6, -5, क्या होगा ये, तो जितना माइनस ज़्यादा होगा नंबर 1 माइनस और घटेगा, जो वैल्यू घटेंगी अपचयन घटेंगी, जो नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन नीचे वो आएगा अब प्लस वाला। तो याद रखना कि जब भी आप आवेश अरेंज करेंगे, या तो प्लस घटता क्रम माइनस बढ़ता क्रम, या माइनस घटता क्रम प्लस बढ़ता क्रम। तो जो जितनी भी धातु हमारे हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो सब क्रियाशील हैं। क्यों कि वो जल से, अम्लों से, क्षार से H2 गैस को विस्थापित करेगा। इसलिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब क्या करती हैं, जल से H2 करती हैं। लेकिन जो धातु नीचे हैं, नोबल धातु कौन कौन सी हैं, Cu, Ag, Au, Hg, ये सब हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं। इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। क्यों कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। जो धातु ऊपर वाली है नीचे वाली को वो भगा देगी। इट मीन्स ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से भगा देगी। ठीक है। और जो नीचे वाले हैं हाइड्रोजन से वो कम क्रियाशील हैं, वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। इसमें बहुत क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। ये मैंने क्रम दिया है क्लोरीन ब्रोमीन को, ब्रोमीन आयोडीन को, तो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन दोनों को कर देगी, लेकिन ब्रोमीन आई को तो करेगी, Cl को नहीं करेगी, चूंकि नीचे है। Cu Ag कर देगा, Ag कर देगा, लेकिन ये इसको निकाल दे चांदी, ये संभव नहीं है, चूंकि क्रियाशीलता कम है। हमेशा बलवान भगाता है और कमजोर भागता है। ठीक, इस पर देखिए, ये रख के देखिए, 1 1 1 और 1, घटता क्रम माइनस का, -2 वोल्ट, -76 +3 4 +0.4। तो सबसे पहले स्थान पर 1, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, एंड फोर्थ पर ये।
इन्हें अरेंज कर दो, क्या बन जाएगी ये बन जाएगी विदर्शन श्रेणी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया आगे चल के, ये क्वेश्चन दिए आपको पढ़ाने के लिए, सब अच्छे क्वेश्चन है, ये देख लीजिए एक बार ये सबको। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए बस। ठीक, ये सब क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में काम आए।